Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Growth of Agriculture, Trade and Towns. Due to different factors, towns emerged across the world. Increase in trade and commerce, use of fallow land, surplus food production, development of crafts are involved in the emergence of town. In the social, political and economic progress of society, use of iron tools and implements played an important role. डिफरेंट फैक्टर्स के कारण नए नए टाउन अमर्ज हुए, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश हुआ, किसी जगह पर क्राफ्ट ज़्यादा फेमस थे, कहीं पर सरप्लस फूड प्रोडक्शन थी, कहीं पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, कहीं पर बंजर ज़मीन थी, और इस तरीके से एक दूसरे की नीड को पूरा करने के लिए कुछ जो टाउन थे वो अमर्ज हुए, फेमस हुए. एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. During the 6th century BC, explosive growth of agriculture took shape because of the widespread use of iron implements in eastern Uttar Pradesh and western Bihar. With the support of the new iron agriculture tools and implements, peasants could produce more food grains than they needed for their own consumption. जब आयरन सप्लीमेंट, आयरन टूल्स का यूज़ करना शुरू किया तो उससे जो प्रोडक्शन थी अनाज की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. वो अपनी कंजप्शन को पूरा करने के बाद, यानी खुद के लिए तो बचा ही लेते थे, सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस होता था, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोड्यूस होता था, फूड ग्रेन प्रोड्यूस होते थे. अपार्ट फ्रॉम न्यू टूल, better agriculture techniques such as transplantation and ample irrigation, that is tanks, canals, wells, artificial lake also serve to increase production. और टूल्स के यूज़ से तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, उसके अलावा नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी सामने आई जिससे जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हुई. The extra produce was collected by the rulers to meet their military and administrative need. अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन थी उसको जो रूलर थे वो कलेक्ट करा लेते थे ताकि वो अपनी आर्मी को फीड कर सके और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा कर सकें. द सरप्लस could also be made available to the towns which had sprung up in the 6th century BC and which continued to prosper due to the increase in trade and commerce. और ऐसा जो सरप्लस अनाज था उनको वो टाउन्स के लिए, सरप्लस अनाज जहाँ अवेलेबल था वो टाउन जो थे वो और ज़्यादा अमर्ज हुए, फेमस हुए. नाउ द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर. The chief source of information about South India is Sangam literature. A Sangam was an assembly of Tamil poets and scholars, the first being held around 2300 years ago at Madurai. In this assembly, poets recounted the lives of chiefs, kings and common men. More Sangams were held later. These texts were later compiled and came to be known as संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर जिससे हमें साउथ इंडिया के कल्चर के बारे में, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती है. संगम क्या था? एक असेंबली थी तमिल पोइट्स की और स्कॉलर्स की जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, अपनी सोच लिखी हुई है और उस बुक को एक कंपोज करके, कंपाइल करके एक बुक का नाम दिया गया जिसको संगम लिटरेचर के नाम से जाना गया. विलेज लाइफ. संगम लिटरेचर से हमें पता लगता है कि साउथ की जो विलेज लाइफ थी वो कैसी थी. द विलेज वॉज अ डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ रूरल लाइफ. फार्मर्स, लैंडलॉर्ड, लेबर्स एटसेट्रा लिव्ड इन विलेजेस. Village life was quite different from urban life. Villagers were called by different names in northern and southern part of India. In South India, the Tamil region, landlords were called Velalar and farmers were called Uzavar and laborers, slaves etc. were called Kadaisiyar और Adimai. जो लेबर थे या लैंडलॉर्ड थे उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता था. जैसे कि यहाँ पर साउथ इंडिया की बात हो रही है, तमिल रीजन में लैंडलॉर्ड जो थे उनको वेलालर नाम से जाना जाता था, जो किसान थे उन्हें उजावर के नाम से, और जो वहाँ लेबर और स्लेव थे उन्हें कदासियार या अदाईमाई नाम से जाना जाता था.
नॉर्दर्न पार्ट में द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड ग्राम भोजका, और जो नॉर्थ के विलेज थे वहाँ जो विलेज का हेड होता था उसे ग्राम भोजका बोलते थे। दिस वॉज अ हेरिडिटरी पोस्ट एंड वॉज यूजली हेल्ड बाय अ बिग लैंडलॉर्ड। जो बड़ा जमींदार होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, उसको हेड ऑफ द विलेज बना दिया जाता था, और ये जो पोजीशन थी ये हेरिडिटरी थी, यानी उसके बाद उसका बेटा ही नेक्स्ट ग्राम भोजका बनेगा। He served as a link between the king and the village. He was very powerful in village affairs. He had judicial power to settle village disputes. His main role was to collect taxes from farmers on behalf of the king. He was responsible for maintaining law and order in the village. और जो ये ग्राम भोजका थे, हेड ऑफ विलेज थे, उनके किंग के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। गांव में कोई भी ज़मीन का डिस्प्यूट होता या कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट होता तो वो वहीं पर सेटल डाउन कर लेते थे। गांव में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी ग्राम भोजका ही रिस्पॉन्सिबल थे। स्मॉल लैंड ओनर्स वर नोन एज गृहपति। लैंडलेस पीपल वर कॉल्ड दास और कर्मकारा। द अदर पीपल who lived in village followed a variety of occupation, for example carpenters, potters, blacksmiths, weaver and laborers। और जो स्मॉल लैंड ओनर थे उन्हें गृहपति बोला जाता था, जो लैंडलेस लोग थे उन्हें दास या कर्मकारा बोला जाता था, और इनके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ के जो लोग थे कुछ अदर ऑक्यूपेशन भी करते थे, जैसे कि कुछ कारपेंटर्स थे, पॉटर्स थे, ब्लैकस्मिथ्स, वीवर एंड लेबर का भी काम करते थे। नाउ रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल लिखे हुए हैं जो स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए थे। मेनली दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्टेट ऑफिशियल, विडोज, यंग वीमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर ऑफ courtiers and retired from services in temples, and devdasis may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. They should be paid according to the quantity of work. Women who are not allowed to leave their homes may send maid servants to bring the raw material from the superintendent and taken the finished work back to him. जो लेडीज़ थी, जो विडो लेडीज़ थी या फिर देवदासीज थी, वो क्या करती थी, वो ये स्पिनिंग का काम करती थी। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती थी वो अपने सर्वेंट को भेजकर सुपरिटेंडेंट से रॉ मटेरियल मंगाती थी, और जो जैसा काम करता था उसको उसी अकॉर्डिंग पे मिलती थी। नाउ जटाकास, अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। It is believed that Buddha passed through 500 previous births before he was finally born as Gautam। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जन्म लेने से पहले गौतम बुद्ध ने 500 जन्म लिए थे। Many of these incarnations were in the form of animal. Each such birth is known as Jataka, which is a folk tale। और माना जाता है वो पहले एनिमल्स की फॉर्म में उन्होंने जन्म लिए थे। हर एक जन्म को जटाका के नाम से जाना जाता है, विच इज़ अ फोक टेल। एक स्टोरी टाइप में ये जटाका टेल एक टाइप ऑफ स्टोरी है जो गौतम बुद्ध की पहले की लाइफ को प्रीच करती है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इज प्रोवाइडेड बाय दीज स्टोरीज। प्रोबेबली द कॉमन पीपल कंपोज देयर जटाका स्टोरीज एंड दे वर लेटर रिटन डाउन बाय बुद्धिस्ट monk। नाउ टाउन्स। इन जटाका स्टोरीज से वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। नाउ टाउन्स कैसे थे? द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीज आर स्टोरीज लाइक जटाकास, ट्रेवलर्स अकाउंट्स, ट्रेवलर अकाउंट्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। और जटाका स्टोरीज से ट्रेवलर के जो अकाउंट थे, ट्रेवलर ने जो लिखा, स्कल्पचर से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता लगता है कि उस टाइम के टाउन्स कैसे थे। बहुत सारे नए टाउन इस्टेब्लिश हो गए थे जहाँ पर क्राफ्ट एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड एज कैपिटल ऑफ महाजनपद, जो इम्पोर्टेंट टाउन थे उन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और जिनमें से कुछ टाउन्स थे वैशाली, बनारस, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एंड मथुरा। और ज़्यादातर जो ये टाउन थे ये लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड,
ये बहुत सारे उस टाइम के जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं रिटन में लिखे हुए हैं उनमें इन टाउन्स का जिक्र किया गया है। एक्सक्वेशन एट सेवरल साइट्स हैव एक्सपोज द रिमेन्स ऑफ वंस prosperous urban settlements such as चिरान, सोनपुर एंड बॉक्सर इन बिहार, सोनागुड़ा एंड बहुत सारे यूपी में और अलग अलग जगह पर पंजाब जलंधर में इनके बारे में साइट्स के बारे में लिखा गया है। Material remains of this period throw light about life in some of these early cities। और मटेरियल रिमेन जो वहाँ के अवशेष हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, वहाँ हमें उनकी लाइफस्टाइल का पता लगता है। अ स्कल्पचर कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेज एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं या कार्व्ड सीन बने हुए हैं उनसे पता लगता है कि वहाँ गाँव और शहरों या जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी। On the other hand, archaeologists have found a number of ring wells made of baked clay or ceramics which were used as toilets, drains और garbage dumps। और उस टाइम के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्टडी किया है, एक रिंग वेल टाइप के बने हुए हैं जो कि लोग एज ए टॉयलेट, ड्रेन या फिर गार्बेज डंप के लिए यूज़ करते होंगे। Most important town was Ujjain since it was situated on the crossroads of two important trade routes, one from Kaushambi and the other from Mathura। Towns also prospered because of trade with the Roman Empire। Most Kushaha towns existed on the Uttarpata route from Mathura to Taxila। The security and the encouragement given by the Kushaha Empire boosted commerce and trade even more। जो भी टाउन्स बहुत ज़्यादा फेमस थे ट्रेड को लेकर, कॉमर्स को लेकर, उन्हें महाजनपद का नाम दिया गया था। और जहाँ पर भी रूट, ट्रेड रूट, वहाँ से कहीं पर भी कोई सामान जाता था उसको ट्रेड रूट बोलते थे। तो दो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट थे उस टाइम, वन फ्रॉम कौशाम्बी एंड द अदर फ्रॉम मथुरा। नाउ इंडस्ट्री। The period under review saw remarkable progress in the field of industry। From the literature, inscriptions and sculpture of the period, we have numerous references to various arts, crafts and professions that flourished during this period। The textile industry produced woolen and cotton fabric। ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम बहुत फेमस थे, लोग आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे थे और उसके अलावा कुछ इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हो गई थी, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस थी जिसमें वुलन और कॉटन फैब्रिक का मैन्युफैक्चर होता था। ज्वेलरी मेकिंग, आइवरी वर्किंग, पोट्री, पेंटिंग, फर्नीचर एंड लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज वर quite advanced। Gold, silver, copper, iron mines were in full production within the level of technology available in those days। Shipbuilding, stone cutting and weapon making were other important industrial activities। तो देखा आपने, एग्रीकल्चर के अलावा जो लोग थे वो अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशन में, इंडस्ट्री में भी इंडल्स थे। Almost every trade or industry of this period had its own guild। Guilds, known as Shernis, were highly developed organization। और जो लोग ट्रेड और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस थे, व्यापारी बन गए थे, उनको शेरीन्स का नाम दिया गया था। These associations were formed by those involved in a particular commercial activity। शेरीन्स यानी कि a group of members जो एक ही व्यवसाय में include थे, एक ही व्यवसाय में शामिल थे। This parallels a similar development in medieval Europe। The Jatakas referred to 18 guilds, each guild laid down रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। और जटाका में ऐसे 18 शरणीज के बारे में बताया गया है। हर एक शरणी का अपना अपना एक अलग रूल एंड रेगुलेशन थे और उनका अपना अपना अलग से इंडिविजुअल काम था। नाउ ट्रेड। There was flourishing trade with the Roman Empire in luxury goods। The Romans imported, Roman क्या क्या import करते थे? Roman people import spices, muslin, pearls, jewels and precious stone from central and south India। Silk came through the northwestern part of in the Indian subcontinent and was diverted to Indian ports on the eastern and western coasts of India। From these ports, silk was exported to Western Europe। The Romans exported wine, amphor,
पॉटरी, ग्लासवेयर, जेम्स एट्सेट्रा टू द एशियन कंट्री। और इसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंपोर्ट सिल्क आया, सिल्क इंडिया में आया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद उसको डाइवर्ट किया गया टू द इंडियन पोर्ट ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और इसको नाम दिया गया फेमस सिल्क रूट। Most importantly, the Romans paid for imports with gold and silver coins. The outflow from Rome was so great that Roman commentators such as Pliny were worried about the heavy outflow of gold to India, और उन्हें इसकी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी एज अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन, और इससे वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे कि इतना ज़्यादा जो गोल्ड है हमें इंडिया को देना पड़ रहा है। द इनफ्लो ऑफ रोमन कॉइन्स led to huge hoards these precious metals in some parts of India. More than 80 Roman coins have been discovered, most of them from South India. और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने 80 रोमन कॉइन्स, मोर देन 80 रोमन कॉइन एक्सुएट किए हैं, डिस्कवर किए हैं फ्रॉम द साउथ इंडिया। इंडियन पेपर वॉज इन सच हैवी डिमांड इन वेस्टर्न यूरोप दैट इट वॉज कॉल्ड यावन प्रिया इन संस्कृत। और जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी वेस्टर्न यूरोप में, और उसका युवा प्रिया के नाम से फेमस थी, वो संस्कृत में युवान प्रिया के नाम से उसे लोग लाइक करते थे। स्टील कटलरी फ्रॉम इंडिया वॉज अनदर पॉपुलर आइटम इम्पोर्टेड बाय द रोमन एम्पायर। द balance of trade was so much in favor of India that ultimately Rome banned trade with India in paper and steel goods. स्टील गुड और पेपर से इतना ज़्यादा व्यापार इंडिया के साथ करते थे कि लास्ट में रोम जो पीपल थे उन्होंने बैन कर दिया कि इंडिया के साथ ये व्यापार नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड कॉइन जा रहा है। ये आप देखोगे, दीज आर द रोमन गोल्ड कॉइन्स जो एक्सचेंज में वो जब ट्रेड करते थे उसके एक्सचेंज में वो इंडिया को देते थे। नाउ हियर इज द स्टोरी ऑफ ब्रियागाजा। In the Arabian Sea, Briagraja Brucha was one of the busiest parts in the ancient period. The Gulf is very hard to navigate for ships trying to dock there because it is very narrow at Briagaza. Skilled and experienced local fishermen pilot large ships into port. They are employed by the king for this work. The main import into Barjan were wine, copper, tin, lead, coral, tops, cloth, gold and silver coins. Exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, Karnkali, cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys and beautiful women, superior wines and fine cloth. तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है ब्रियागाजा की कि लोग क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से। एंड नाउ सोसाइटी। While villagers were mainly engaged in agriculture activity, towns and cities developed into centers of trade. In course of time, people living in town developed a variety of occupation and skill. Agriculture सबसे पहला व्यवसाय था जो वहाँ के लोग करते थे। ज़्यादातर जो गांव के लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे। धीरे धीरे बाकी के भी वो व्यवसाय करने लगे और इस तरीके से अलग अलग जो टाउन थे वो इस्टेब्लिश हुए। This gave rise to distinct sets of people engaged in a variety of occupation, and the sprout in trade led to mercantile organization known as guild or shirnies being formed. This marked the beginning of specialized occupation. और इस तरीके से एक नया ग्रुप शुरू हुआ जो एक ही तरीके का ऑक्यूपेशन करते थे, जिनको शरीन्स का नाम दिया गया। Since artisans lived and worked together, they grew very close to one another and marriage alliance followed. मैरिज अलायंस होता था इनके बीच में। शर्नीज जो थे, आर्टिशंस थे, वो अलग अलग काम करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करते थे। मैन बिगेन टू फॉलो इन देयर फादर फुटस्टेप एंड जॉइंड देयर ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। जो मैन थे जो उनके फादर करते थे उसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। दिस गिव राइज टू
कास्ट और जाति, और इस तरीके से कास्ट सिस्टम यानी कि जाति सिस्टम शुरू हुआ। कास्ट सिस्टम क्या है? एक हेरिडिटरी सिस्टम है। The development of social classes was logical outcome of this. People were divided into different classes according to their vocations. For example, farmers, porters, artisans, weavers, leather workers, etc., which in time required a ranking. This is what is known as social stratification, that is the development of higher, middle and lower classes of society. और इस तरीके से कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम शुरू होने से जो सोसाइटी है उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, हायर, मिडल एंड लोअर। नाउ हियर इज अ केस स्टडी ऑफ तमिलनाडु। The southern part of the Indian subcontinent was known as Tamilium or Tamil Nadu right from ancient time. जो सर्दर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसको पहले के टाइम से ही तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। सोर्सेज विच टेल अस अ lot about ancient Tamil culture are the archaeological finds at Adichalannur and the numerous megalithic finds in चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट एंड एल्सवेयर। वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं, मेगालिथिक यानी स्टोन्स पर लिखी हुई चीज़ें मिले हैं, छोटे छोटे टूल्स मिले हैं, उनसे हमें वहाँ के तमिलनाडु के कल्चर के बारे में पता लगता है। सम ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स एंड द हाथीगुम्फन इंस्क्रिप्शन ऑफ Kharavela and are example of epigraphic materials found outside Tamil Nadu. They are reliable sources of information on the early history of the region. Tamil Brahmi cave inscription found mostly around Madurai also reveal bits of ancient Tamil history. और तमिलनाडु के बारे में ये जो सोशल अशोकन एडिक्ट हैं, इंस्क्रिप्शन है, केव में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उनसे हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन का पता लगता है। Now, Arikmedu. The archaeological discoveries at Arikmedu near modern Pondicherry are the most authentic source of all. और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स हैं जो कि अरिकमेदु, पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं आज के टाइम पर, वहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है। यहाँ से हमें पता लगता है साउथ इंडिया एंड रोमन्स जो पीपल थे उनके बीच में क्या ट्रेड रिलेशन थे, कौन सी वो लैंग्वेज बोलते थे, कौन सी जगह पर शिप को पोर्ट, कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता था, कहाँ पर शिप को लोड एंड अनलोड किया जाता था। ओके, तो ये आप स्टडी करेंगे। नाउ come to let us revise the chapter. First is Sangam literature is the chief source of information about South India. South India के बारे में जो हमें ज़्यादातर डिटेलिंग है वो कहाँ से पता लगती है? संगम लिटरेचर से। Landlords were called Velala, farmers were called Ujawar in South India. साउथ इंडिया में जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी उन्हें वेलालर, और जो फार्मर थे उन्हें उजावर के नाम से जाना जाता था। जटाकाज वर द स्टोरीज। जटाकाज क्या है? जटाका अ बुक ऑफ स्टोरी है जिसमें बुद्धा के पहले के जन्म के बारे में बताया गया है। एंड ब्रूगाजा वॉज एन एंशियंट नेम ऑफ ब्रूच। Silk route also connected Bhuj. Silk route Bhuj से भी connected है। Early coins are known as punch marked coins. Early coins को punch marked coins के नाम से भी जाना जाता है। Kautilya's अर्थशास्त्र laid down rules for almost everything. कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें हर एक चीज के बारे में रूल्स को लिखा हुआ है। Arikmedu was coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. अरिकमेदु एक जगह है तमिलनाडु में जहाँ पर जो गुड्स हैं, सामान जो है वो शिप से उतारा जाता था और उसमें चढ़ाया जाता था। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।